हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हमने जो एडिटोरियल बुक को स्टार्ट करा है उसमें कल हमने बिहार के सामान्य परिचय को देखा था। आज हम बिहार के इतिहास को पूरा देखेंगे। इसमें हम आज प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि कल की वीडियो आपने जरूर देखी होगी क्योंकि ये जो 71वीं बीपीएससी है उसके लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। बाकी किसी भी बिहार के एग्जाम के लिए जिसमें बिहार स्पेशल पूछा जाता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास को। तो प्राचीन बिहार में अगर देखा जाए तो इसको निम्नलिखित भागों में हम बांट कर पढ़ सकते हैं, जैसे पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश। तो स्टार्ट करें प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसे जानते हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत का उपयोग किया जाता है। पहला है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है तो देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान, सारण। चिरान जो है कहाँ पे है? सारण में है। चेचर वैशाली में है। मनेर पटना में है एवं सोनपुर सारण में है। ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना है, चिरान से तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पुरातात्विक स्रोत जो है चिरान से भी हमें मिले हैं और चिरान के बारे में बीपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो इसे ध्यान रखना है। मौर्यकालीन अभिलेख, जो मौर्यकालीन अभिलेख है लौरिया नंदगढ़, नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से जो स्मारक प्राप्त हुए हैं ये भी पुरातात्विक स्रोत हैं। इसके अलावा खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। आगे देखते हैं साहित्यिक स्रोत क्या हैं। तो इसके जो साहित्यिक स्रोत हैं मेनली रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे कि मेगास्थनीज जो आया, वो इंडिका इंडिका की रचना की। इस इंडिका में हमें बहुत सी चीजें जानकारी मिलती हैं उस समय की मौर्य साम्राज्य की। इसके अलावा फाहियान आया, सिंह आए, ह्वेनसांग, इन लोगों ने यात्राएं की और इनके किताबों से भी हमें बहुत से साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र, स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की भी हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। आइए अब पढ़ते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल के बारे में देखें तो प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल की विशेषताएं देखें तो इस काल में मानव जो था वो आखेटक था, मेनली आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। दूसरा इसकी बात करें तो दक्षिण भारत में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, सॉरी दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण बिहार जो है, दक्षिण बिहार से हमें मुंगेर जो पड़ता है, नालंदा, यहाँ से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि हमें प्राप्त होते हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। तो ये ध्यान रखना है, पूरा पाषाण काल के हमें ये क्या क्या स्रोत है बिहार से ये हमें ध्यान रखना है। मेनली मुंगेर और नालंदा से हमें मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इस काल में मानव आखेटक था, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू जो पशु है वो कुत्ते को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार हमें प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना है, मुंगेर जो है मध्य पाषाण युग के यहाँ से स्रोत, यहाँ से हमें चीजें मिलती हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नवपाषाण काल के। नवपाषाण काल, इस काल में मानव क्या था? खाद्य उत्पादक हो गया था, खेती करने लगा था, बस्तियों में निवास करने लगे थे मानव। नवपाषाण काल के अवशेष हमें बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना है कहाँ से प्राप्त होते हैं? मैदानी भागों से। चिरांद, चिरांद भी ध्यान रखना है, चिरांद जो स्थान है ये सारण में पड़ता है। चेचर, चेचर वैशाली में पड़ता है। मनेर पटना में। सनुआर रोहतास से हमें पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ से? तो इसका स्थल का नाम जरूर याद रखना है, जिसमें चिरांद का नाम हमें जरूर याद रखना है। इसके अलावा कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र भी हमें प्राप्त होते हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में चिरांद हो गया, सोनपुर हो गया, ताराडीह हो गया, चेचर, मनीर, सनुआर आदि से ताम्रपाषाण युग के अवशेष हमें मिलते हैं।
इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के में प्रमाण मिलता है। तांबे का उपयोग उस टाइम तक किया जाने लगा था। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं वैदिक काल को। वैदिक काल के बारे में अब हम समझेंगे। तो वैदिक काल की बात करें तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक काल कहा जाता है। जो आर्यों ने स्थापित किया वैदिक सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। हम वेदों के माध्यम से ही इस सभ्यता को पढ़ते हैं और जानते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है पूर्व वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था उसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से 600 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद सभ्यता का विस्तार, अच्छा, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद सभ्यता भी कहा जाता है। इसका विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि किस वैदिक काल में कौन सी सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं था, तो पूर्व वैदिक जो सभ्यता था उसका बिहार में कोई विस्तार नहीं था। आगे बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हो गया। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण ध्यान रखना है, लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है ये, में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। किसके रूप में? तो विदेह के रूप में शतपथ ब्राह्मण में बिहार की बात की गई है, जो तिरहुत मिथिला का क्षेत्र को दर्शाता है। आगे अगर हम बात करें तो आगे ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया। तो ऋग्वेद में कीकट और व्रात्य बिहार के लिए कहा गया है। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, ये भी ध्यान रखना है। वाराह पुराण में कीकट किसको? बिहार को ही कहा जाता था, कहा गया है ऋग्वेद में। और कीकट को अपवित्र प्रदेश किसमें कहा गया है? तो वाराह पुराण में कहा गया है। आगे हम चलते हैं महाजनपद काल पे। महाजनपद काल की बात करें तो प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ। जिसमें जिससे जो कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपद के रूप में हो गया। पहले छोटे छोटे कबीले होते थे, फिर इन कबीलों का विस्तार हुआ जन के रूप में, उसके बाद जनपद बनाइए और फिर ये महाजनपद में चेंज होगा। इन महाजनपदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत में इनमें इनका विस्तार था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिला है, और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। ये महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बना। आगे बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। तो इसके बारे में हम करके एक जान लेंगे। जैसे मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। बिहार ये पड़ता कहाँ था? तो बिहार, पटना, गया, नालंदा वाला जो क्षेत्र था ये मगध को कवर करता था। इसके अलावा ये सारे महाजनपद लिखे हुए हैं, जो कि हमने बहुत बार देखा है। इसको एक बार आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसे आप एक बार देख लीजिएगा। अंग का चंपा, वज्र संघ का वैशाली, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, मल्ल का कुशीनगर, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच्छत्र और सूरसेन का मथुरा, चेदी का सुक्तिमती, अवंती का उज्जैन या महिष्मती, मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का पोतन या पोटली, कंबोज का हाटक या राजपुर, गांधार का तक्षशिला। तो इनका पूरा जो तक्षशिला है वर्तमान के पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में पड़ता है। 16 महाजनपदों में अब देखा जाए बिहार में कौन सा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको जानना जरूरी है। बिहार में 3 महाजनपद पड़ते थे, वज्जी या लिच्छवी संघ, मगध और अंग। वज्जी, मगध, अंग, तो इसको ध्यान रखना है। वज्जी महाजनपद था। इसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर वाला जो वर्तमान का क्षेत्र है वो वज्जी क्षेत्र था, वज्जी महाजनपद था। मगध का क्षेत्र में कौन क्या आता था? तो पटना, गया और नालंदा। वर्तमान का जो पटना है, गया है और नालंदा है वो उस टाइम के मगध महाजनपद में आता था। अंग की बात करें तो भागलपुर, मुंगेर जो वर्तमान का क्षेत्र है वो अंग महाजनपद में आता था। अब एक एक करके इन तीनों महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। जैसे वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। वज्जी, लिच्छवी, यात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। तो 8 जनपद से मिलकर के ये वज्जी संघ बना हुआ था। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था, तो ध्यान रखना है लिच्छवी जनपद सबसे इंपॉर्टेंट है। लिच्छवी की जानकारी लिच्छवी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, ये ध्यान रखना है। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी, तो ये भी ध्यान रखें। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखना है कि वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व की प्रथम गणतंत्र की संज्ञा लिच्छवी संघ को दी जाती है।
आगे चलते हैं महाजनपद, सॉरी, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो हमें एक एक करके जान लेना है। मगध महाजनपद की राजनीतिक, मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण ये सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। ये 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी एवं विपलाचल से घिरा हुआ था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना में से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं मगध महाजनपद, अंग महाजनपद और उसके ऊपर वज्जी या लिच्छवी महाजनपद, ये तीनों बिहार में पड़ते थे। अब देखते हैं अंग महाजनपद को। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर वाला जो वर्तमान का क्षेत्र है, यहाँ अंग महाजनपद पड़ता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम जो शासक थे ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को। ब्रह्मदत्त अंग के अंतिम शासक थे। आगे चलते हैं मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। अब मगध के बारे में देखते हैं, मगध महाजनपद के बारे में। तो मगध की स्थापना मेनली बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जो था जरासंध, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उनका वध किया था। इसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। मगध के उत्कर्ष का कारण क्या था? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था। यहाँ उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी, जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। इसके अलावा मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। इसके अलावा क्या था? मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों एवं लकड़ी एवं ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। तो ये कुछ कारण थे जिससे मगध महाजनपद था वो बहुत ही उस टाइम पे फेमस हुआ। इसके अलावा बृहद्रथ जो था वंश का अंतिम शासक कौन था? रिमपुंजय था। रिमपुंजय जो था बृहद्रथ वंश का। अच्छा, इसी जो वंश है इसी को बृहद्रथ वंश भी कहा जा रहा है। आगे मगध महाजनपद में भी इसको बृहद्रथ वंश कहा जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें कौन कौन से वंश है जो कि इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट हर्यंक वंश है सबसे पहले। बिंबिसार इनके पहले जो शासक थे बिंबिसार थे। बिंबिसार का टाइम पीरियड 544 से 492 ईसा पूर्व का रहा था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की गई थी। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। इन्होंने विवाह करके अपने साम्राज्य को फैलाया। जैसे इनकी पहली पत्नी जो थी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उन्हें दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र उन्हें प्राप्त हो गया था। तो कौशल जो देवी थी उनसे विवाह करने से इन्हें काशी मिल गया। दूसरी पत्नी जो इनकी चिलना थी, इनसे विवाह करने से इन्हें लिच्छवी के राजा ये चेतक की पुत्री थी। तो यहाँ भी विस्तार हुआ। तीसरी जो पत्नी इनकी क्षेमा थी, पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। अगला बात करें, बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। आगे देखे जाए तो बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में इनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अब अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड रहा था 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा था। इनके बारे में जाने तो शत्रु जो थे बिंबिसार के बाद हर्यंक वंश के शासक बनते हैं। उनका वास्तविक नाम कुड़िक था, ये भी ध्यान रखना है। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया, जो कि कौशल देवी को दहेज में मिला था। कौशल देवी से विवाह करने पे बिंबिसार को दहेज में मिला था काशी, उसको फिर प्रसेनजीत ने वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हो गया। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया और काशी पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया था। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था और उसके बाद से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु के टाइम में 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी कराया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला शासक जो थे हर्यंक वंश के उदयन थे। उदयन जो थे इनका टाइम पीरियड रहा था 460 से 444 ईसा पूर्व तक। अब इसके बारे में अगर इनके थोड़े बारे में जाने तो सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, यानी ये ध्यान रखना है कि राजगृह से पाटलिपुत्र कौन ले गया? तो उदयन ले गए। गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर ये तट स्थित था, यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। अब जो नागदशक थे इस वंश के अंतिम शासक थे। हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ अब हर्यंक वंश समाप्त होता है। आगे चलते हैं, अगला वंश शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड रहता है ये रहता है 412 से 344 ईसा पूर्व तक।
शिशुनाग ने हरेक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना है, वैशाली को अपनी राजधानी शिशुनाग बनाते हैं। शिशुनाग ने अवंती के राजा अनंतिवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। अवंती को मगध में कैसे मिला लिया इन्होंने, इसको पराजित किया तो अवंती के राजा अवंतिवर्धन को। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवड़ कहा गया है। इसको कालाशोक को। कालाशोक के समय जो मगध की राजधानी थी वो पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। आगे देखते हैं। आगे बात करें तो कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संकृति का आयोजन भी इसने कराया था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसके बाद से आते हैं नंदवंश। नंदवंश का जो टाइम पीरियड रहा है वो 344 से 321 ईसा पूर्व तक रहा है। अब आगे इनकी बात करें तो महापद्मनन जो थे 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना करते हैं। कौन? महापद्मनन। महापद्मनन एकराट और एक छत्र की उपाधि ये धारण करते हैं। एकराट और एक छत्र महापद्मनन। पाली ग्रंथ में महापद्मनन को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। महापद्मनन ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अब तक लगभग 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय में हुआ। आगे बात करें तो व्याकरण के जो प्रसिद्ध विद्वान पारणी थे वो महापद्मनन के ही समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद के समय ही यूनानी शासक जो सिकंदर था उन्हें भारत पर आक्रमण कर दिया 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध को सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर जो मगध की सैन्य शक्ति थी उसी को देख करके सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। इसके अलावा घनानंद ने दरबार में विद्वान जो चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। अब देखते हैं मौर्य वंश को। मौर्य वंश जो रहते हैं मगध साम्राज्य के जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश जो का टाइम पीरियड रहता है 321 से 184 ईसा पूर्व तक रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य इन जो पहले शासक रहते हैं इस मौर्य वंश की, इनकी बात करें तो जस्टिन स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट कहा है। इसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में चिन्हित किया है। तो ये कुछ नाम है जिसको अलग अलग जो विदेशी रचनाकार थे उन्होंने इनको अलग अलग नाम दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जो थे जिनको कौटिल्य भी कहते थे, उन्हीं की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त काबुल, कांधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया। इसके अलावा युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की जो पुत्री थी इनसे हो जाता है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था उसको भेजते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर के हिंदू कुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा पूरब में बंगाल तक विस्तृत था। आगे देखते हैं। आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है के चंद्रगिर पर्वत पर तपस्या करने चले जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। 298 ईसा पूर्व में उन्होंने जैन उपवास पद्धति जिसे सल्लेखना कहते हैं इसके द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। अब इनके पुत्र आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड रहता है वो 298 से 272 ईसा पूर्व तक का रहता है। इनके बारे में बात करें तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। उन्हें अमित्रघात, सिंहसेन आदि नाम भी इनका है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो डायमेकस पूछा जाए किसके दरबार में था तो बिंदुसार के। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डाइनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। किसको? डाइनोसियस को। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ध्यान रखना है किस संप्रदाय का, तो आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था। अब आते हैं अशोक की बात करने।
अब अशोक की बात करें तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठते हैं। इससे पूर्व वो उज्जैन के राज्यपाल रहते हैं। कहाँ के? तो उज्जैन के, ध्यान रखना है, उज्जैन के राज्यपाल रहते हैं। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोकवर्धन। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर और उदगोलम के अभिलेख में अशोक नाम इनका उल्लेखित है। ध्यान रखना है, कहाँ-कहाँ पे? गुर्जरा, नेतुर, उदगोलम, यहाँ पे इनको अशोक कहा गया है। सिंगल अनुश्रुतियों मतलब बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 में जो हुआ, इसमें कलिंग युद्ध को मगध में सम्मिलित कर लिया। कलिंग को, कलिंग जो उड़ीसा में पड़ता था वर्तमान के, तो उसको इन्होंने सम्मिलित कर लिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो ध्यान रखना है 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म जो था, शैव धर्म था, उसको मानते थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया कलिंग के बाद। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो किसने दिया था? उपगुप्त ने। तो अशोक के शासन के समय महत्वपूर्ण वर्ष, जैसे 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ, 10वें वर्ष में बोध गया की इन्होंने यात्रा की, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की, 13वें वर्ष में धम्म के शिलालेख में अंकन कराया। हाँ, उसके अलावा 14वें वर्ष में इन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने यहाँ लुम्बिनी गए। लुम्बिनी जो कि बुद्ध जी का जन्म स्थान था, यहाँ पर इन्होंने कर घटा दिया, 1/8 कर दिया केवल। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। आगे बात करें तो अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उनकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद उनके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी जैसे कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, सालिकसु, इसके अलावा सालिसुक, इसके अलावा देवार्धमन, शतधनुष एवं बृहद्रथ थे। तो ये लोग इनके उत्तराधिकारी थे। इसके अलावा मौर्य वंश का अंतिम जो शासक थे वो बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक का चला था। इसके अलावा मौर्य प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो मौर्य का जो प्रशासन था, मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासक की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा, सम्राट जो थे, संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होते थे। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति निहित होती थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश मतलब जो केंद्र था, फिर प्रांत में, फिर विषय में और फिर ग्राम में किया गया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य, जिसको प्रशासनिक अधिकारी कहते थे, एवं तीर्थ उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18 थी। ध्यान रखना है, तीर्थ अधिकारी कितने थे? 18 थे। इसमें प्रमुख अधिकारी समाहर्ता, जिसको राजस्व विभाग का प्रधान कहा जाता था। इसके अलावा सन्निधाता, जो कि राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। सीता अध्यक्ष, जिसको राज्य की कृषि विभाग का प्रधान कहा जाता था। पण्य जो होते थे, ये वाणिज्य विभाग के प्रधान होते थे। अक्षपटलाध्यक्ष जो होते थे, महालेखाकार होते थे। और सैन्य विभाग के जो अध्यक्ष होते थे, उनको सैन्य विभाग के सेनापति कहा जाता था। इसके अलावा मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रथ सेना। 4 प्रकार की सेना यहाँ पे मिलती थी। न्याय व्यवस्था की बात करें तो राजा के अधीन होता था न्याय व्यवस्था, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 प्रकार से विभाजित थी। एक थी धर्मस्थीय, जिसको दीवानी न्यायालय में देखा जाता था, और एक होता था कंटक शोधन, जिसको फौजदारी न्यायालय कहते थे। इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ध्यान रखना है, गूढ़ पुरुष गुप्तचर को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक संस्था और एक संचार। संस्था एक ऐसे मतलब लोग होते थे जो कि एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करते थे, लेकिन जो संचार होते थे वो घूमते रहते थे, घूम-घूम कर गुप्तचर का कार्य करते थे। इसके अलावा मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए बात करें तो उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल जो थे अशोक को बनाया गया था। उत्तरावत, तक्षशिला, प्राच्य, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसली। तो प्रांत कौन से? 5 प्रांत में विभाजित था ना, तो उत्तरापद, तक्षशिला, प्राच्य, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसली, दक्षिणापद, सुवर्णगिरी और अवंती, उज्जैनी। तो ये कुल 5 प्रांत थे, ये इसमें विभाजित था मौर्य प्रशासन। इसके अलावा बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था: दार्शनिक, किसान, अहिर, कारगिर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखना है। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया है। ध्यान रखना है,
कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा प्रचलन में था, लेकिन मेगस्थनीज के अनुसार नहीं था। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। मौर्य कला की बात करें तो मौर्य कला के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला दो रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा, विहार प्रमुख हैं। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण हमें मिलते हैं। लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिलती है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इनका प्रमुख उदाहरण जो है दीदारगंज पटना में पड़ता है। प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, इसके अंतर्गत लोहानापुर पटना में जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो ये हमने मौर्य साम्राज्य तक पूरा देख लिया है। कल हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देख लेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा, फिर हम इसको बहुत जल्दी पूरा एडुटेरिया का जो बुक है इसको हम कवर कर लेंगे। तो इस सीरीज के साथ आप जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।